बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ 14, खान पान की बदलती हुई तस्वीर। अब जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है, खान पान की बदलती हुई तस्वीर, पाठ 14। मैंने आपको बताया था कि आज के दौर में खान पान का तौर तरीका पूरी तरीके से बदल गया है। उसमें हमारे पास 10-15 साल पहले जो हमारा तौर तरीका था खान पान का, उसमें परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन कुछ हद तक लाभप्रद है, कुछ हद तक हम रोजगार परक भी है, और जो सबसे अहम बात इससे पता चलती है कि हम संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार की ओर चले गए हैं और गृहिणी से हम कामकाजी महिलाएं हो गए हैं। तो आज प्रत्येक घरों में महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, जिसके कारण भी खान पान की जो तस्वीर है वो बदल गई है। आज किसी के पास वक्त नहीं है, खान पान का तौर तरीका बदल गया है। हम ये चाहते हैं कम परिश्रम में अगर हमारा पेट भरने का कार्य हो जाए तो हम उसी को अपनी दिनचर्या में जोड़ लेते हैं। जैसे अगर प्रातःकाल सभी लोगों को घर के बाहर निकलना है और ऐसे में नाश्ता करके जाना है, तो इस स्थिति में अगर घर में सभी को बाहर जाना है तो आसान सा सबको लगता है कि ब्रेड टोस्ट, जिसको ब्रेड जो कभी किसी ज़माने में साहबी ठिकानों की चीज़ थी, आज वो घर घर गांव गांव में सबके यहाँ मिलने लगी है। उससे तमाम तरह के व्यंजन बनने लगे हैं, उसके तमाम तरह के खाने का तरीका हो गया है। आप हर तरह से उस ब्रेड को खा सकते हैं। आप सीधे उसको खोल के दूध के साथ, चाय के साथ उसको सेक कर तवे पर टोस्टर में ब्रेड बटर के साथ और मलाई और जेम जेली वगैरह लगा के खा सकते हैं। जिसके पास ये सब भी कोई ऑप्शन ना हो तो उस ब्रेड को हम सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे आसान सा लगने वाला ये नाश्ता होता है और झटपट मिल जाने वाला होता है। तो लोगों को लगता है कि जब सबको निकलना है तो कोई आसान रास्ता ढूंढा जाए और आसान काम किया जाए। तो भारी भरकम चीज़ों को बनाने का प्रचलन अब या तो मात्र त्योहारों पर रह गया है और या तो बिल्कुल ना हो गया है। जब कभी किसी उत्सव और पर्व पर हम सारे परिवार के लोग एकत्र होते हैं कभी, तो उसमें ऐसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। और हर तरह से देखा जाए तो व्यंजनों में जो खरबूजे के बीज को छीलना, सुखाना, गुजिया बनाने के लिए 3 दिन 4 दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन तैयारी करना, ये सब चीज़ें, और भी बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जो एक दिन की तैयारी पे नहीं बनते। तो वो सब व्यंजन अब आए दिन के खानों से निकल रहे हैं। अब हम उसको या तो व्यस्त समय से समय निकाल कर या सिर्फ तीज त्योहार और उत्सवों पर ही बनाते हैं। तो ये प्रतिदिन के भोजन से बिल्कुल निकल गए हैं। तो खान पान के बदलती हुई तस्वीर की कई वजह है, लेकिन हर वजह को हम नुकसानदायक नहीं कह सकते। बहुत सारी वजहें लाभप्रद भी हैं। अगर उत्तर भारत का व्यक्ति कहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर जाता है तो उसे खाने की चीज़ें मिल जा रही हैं। भारत के प्रत्येक कोने में एक प्रदेश की चीज़ें दूसरे प्रदेश तक पहुंच गई हैं। उसके पीछे का जो कारण है वो स्थानांतरण भी है, रोजगार भी है, कि अगर आप किसी काम से दूसरे प्रदेश में आपको रहना पड़ा नौकरी की वजह से या किसी अन्य वजह से, तो आपको अपने प्रदेश की चीज़ों पर रोजगार किया जा सकता है।
या अगल बगल के लोगों के साथ मिल बांट के खा के सीखा और सिखाया भी जा सकता है। तो लोगों के बीच में इसका बहुत प्रचलन हो गया। तो मैं अब आगे आपको पढ़कर बताती हूँ। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। अब कहा कि एक ओर देखा जाए तो स्थानीय व्यंजन अब बहुत कम बनने लगे हैं। हम खान पान में या तो झटपट तैयार होने वाली चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं और या तो साधारण भोजन जो कम समय में बन जाए उससे काम चलाते हैं। लेकिन दूसरी ओर यही देसी विदेशी व्यंजन आज नगरों में शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था बाटी चोखा, जो कि किसी ज़माने में गांव घरों में असुविधाओं के चलते ये चीज़ें बनती थी। यानी कि या कोई असुविधा है या घर में कोई बनाने वाला आज नहीं है, पुरुष वर्ग ज़्यादा है और उन्हें खान पान के में चूल्हे चौके का झंझट है, तो वो क्या करते थे, बाहर खुले स्थान पर ही गोबर के बने उपलों को सजाकर उसमें आग लगाकर मिट्टी के बर्तन में दाल रख देते थे पकने के लिए कि वो धीरे धीरे पकती रहेगी। और आटे को गूंथकर गोल गोल, क्योंकि पुरुष से ही ये प्रचलन निकला है, उनको रोटियां बेलना बनाना कठिन होता था, तो वो गोल गोल लोई की तरह बना के उसे करके उसको आँच में, उसे उपले की आँच में दबा देते थे और वो धीमी धीमी आँच से पकते हुए अंदर तक वो लोई पक जाती थी। उसके बाद सब्जी काटना, छीलना, छौंकना, मसाला, दुनिया भर की तैयारी आदि करने से बचने के लिए उन्होंने साधारण से आलू, बैगन, टमाटर जो चीज़ें होती थी उसको भून करके, उसको मैश करके चोखे के रूप में बना करके खाने का साधन ढूंढा। अब धीरे धीरे ये तो आवश्यकता ने सिखाया, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें इतने फैशन में आ गई कि लोग इसे विशेष आयोजन करके बनाने लगे और खाने लगे। उसके बाद ये रोजगार परक हो गया। जब देखा गया कि ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है तो बहुत सारे लोगों ने इसे रोजगार से जोड़ दिया। सड़क के किनारे ढाबे खोलकर बाटी चोखा जैसी चीज़ें बनाने लगे, जिससे आवश्यकतामंद ट्रकों को चलाने वाले, सवारी जिनको साधन लेके इधर से उधर जाते हैं, उनको रास्ते में यदि भूख लगे तो पेट भरने का साधन मिल जाए, तो धीरे धीरे इसकी गुणवत्ता बढ़ाने लगे। अब वो बाटी के बीच में सत्तू इत्यादि भर के आदि या अन्य चीज़ों को भर के भी बाटी बनाने लगे। तो धीरे धीरे ये चीज़ें, आवश्यकता ने हमें एक चीज़ सिखाई और उस चीज़ से हमने तमाम चीज़ें सीखी, जिससे कि लोगों का पेट भी भरा, लोगों को पसंद भी आया और लोगों को रोजगार भी मिला। तो ये नहीं कह सकते कि खान पान की बदलती इस तस्वीर ने सिर्फ लोगों को काम चलाओ जीवन दिया है, बल्कि ये किया है, इस काम चलाओ जो जीवन था उस जीवन में वास्तव में एक रोजगार परक जीवन भी उपलब्ध कराया है। तो ये भी एक इसकी खान पान की बदलती तस्वीर का एक बहुत बड़ा जो स्रोत कह सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, है कि उसमें सब कुछ मिलता है। तो जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, अब जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, मैंने अभी आपको उदाहरण देके खूब अच्छे से समझा दिया है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति
स्वाभाविक लगती है। अब आपको और बता दें कि आजकल लोगों को प्रत्येक जगह रोजगार का साधन ढूंढते हैं। जैसे धागों में बनने वाली चीज़ें, या हमें जो बड़ी बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं बनाने, हम उनको बनाते हैं, हम उनका भी वीडियो बनाते हैं, YouTube पर उसको अपलोड कर देते हैं, लोगों द्वारा वो देखा जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, उन लोगों को जिनको खाना इत्यादि बनाने की कला बहुत अच्छी नहीं आती, वो इन चैनलों से उसकी रेसिपी को सीख कर भी बनाते हैं। तो उन्हें ये लगता है कि ये बहुत मददगार है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि पुस्तिकाओं, YouTube चैनल और तमाम ऐसे साधनों से खान पान की चीज़ों को सीख कर लोग बनाते हैं। और शहरी जीवन में तो पूरी तरीके से भागम भाग है ही है। प्रातःकाल सो के उठने से रात्रि समय तक जीवन की दिनचर्या बिल्कुल दौड़ती भागती हो जाती है। अब ऐसे में भारी भरकम भोजन बनाना, लोगों को खिलाना, खुद खाना एक कठिन प्रक्रिया कही जा सकती है, जो देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है। ऊपर से कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने में भला कौन 4 बार सोचेगा। अब कहा है कि बहुत सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको पकाने में ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवों की आवश्यकता निश्चित होती है। अब सूखे मेवों की आवश्यकता की बात करें तो सूखे मेवे इतने सस्ते भी नहीं हैं कि उन्हें आप रोज़ाना साग भाजी की तरह खरीद लें। और इस महंगाई ने जब इस तरह के दौर से हमें गुजारा है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ को बनाना खाना लगभग छोड़ देते हैं, या हम ऐसी चीज़ों को विशेष अवसरों के लिए रोक कर रखते हैं कि चलो स्वाद की बात है तो हम स्वाद भी लेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन प्रत्येक अवसर पर हर समय नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में हम उसे ऐसे करेंगे कि खास अवसरों के लिए, महंगी बहुत है तो हम रोज़ाना सूखे मेवों का उपयोग करके चीज़ें नहीं बना सकते। जैसे अगर गुजिया बनानी हो तो गुजिया बनाने के लिए हमें विशेष रूप से महंगी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जिसमें सूखे मेवे, खोया और मैदा, घी सब कुछ चाहिए। अब ऐसे में जब सारी कुछ चीज़ें चाहिए और उसके बाद उसको लागत लगने के साथ साथ बहुत अधिक परिश्रम से बनाया भी जाता है, तो सबको ये लगता है कि अगर हमको ऐसी चीज़ें बनानी है तो हम इनको रोज़ नहीं कर सकते, खास अवसरों के लिए इसे रख देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होकर जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। अब इन्होंने कहा कि खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति है, उसका एक सकारात्मक पक्ष है। मिश्रित संस्कृति का मतलब हुआ कि मिला जुला जो स्वरूप है, यानी आप गृहिणी के साथ साथ कामकाजी हो गए हैं। अब आपके पास सुविधाओं की कमी है, तो हम क्या करते हैं कि जो आसानी से बन जाने वाले व्यंजन होते हैं, उनको ही हम प्रायः अपने भोज्य पदार्थों में शामिल करते हैं।
और ऐसे व्यंजनों के लिए हम प्रायः तमाम तरह की पुस्तकों चैनलों के पे देखकर कि ऐसी कौन सी चीज़ जो आसानी से उपलब्ध हो और आपको खाने में स्वादिष्ट भी लगे, ताकि कोई नानुकुर न करे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और नई पीढ़ी तो देश विदेश में जो व्यंजन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, चाइनीज़ फूड की बात करें, जैसे पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स, पाव भाजी, ये सारी चीज़ें ही वो खान पान में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि कई तरह के आइटम या कई तरह की चीज़ें बनाने से अच्छा वो सोचते हैं कि चलो पाव भाजी बना लेते हैं, रोटी का काम पाव कर देगा और भाजी का काम सब्जी। तो उनका पेट भी भरता है, स्वाद भी मिलता है। गुणवत्ता की बात करें तो समय और समस्त तरह की चीज़ें, जैसे अगर पाव भाजी के लिए हमें भाजी बनानी है तो हमें उसके लिए सामान भी अच्छा चाहिए, ताकि उसमें वो स्वाद आए, वो मसाले हों, वो घी हो, वो बटर हो, मक्खन हो, तो सब चीज़ें होंगी तभी उसका स्वाद आएगा। लेकिन गुणवत्ता की कमी होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपके पास सबसे पहली बात समय की कमी है, दूसरी आपके पास धन, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए खर्च ज़्यादा आता है। अब खर्च जब ज़्यादा आता है तो हम क्या करते हैं कि उसका प्रतिरूप ढूंढ लेते हैं, उसको कोई और आसान तरीके से ढूंढ लेते हैं कि वो खाने में खराब भी ना लगे और हमारा काम चलाऊं काम भी हो जाए। तो ऐसे में कभी कभी चीज़ों के अंदर से गुणवत्ता की जो कमी होती है वो कम हो जाती है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन निखालिस रूप से उपलब्ध नहीं हैं, यानी शुद्ध रूप से उपलब्ध नहीं हैं। अब हम शुद्ध रूप की बात अगर करते हैं तो पुराने ज़माने में आपके घरों में दूध देने वाले जानवर होते थे, यानी गाय भैंस को पाला जाता था। आज वो सुविधाएं खत्म। तो अगर वो सुविधाएं होती थी तो लोग अपने घरों में दूध को एकत्र करके उसको भून करके खोया बना लेते थे। जब कभी गुजिया वगैरह मिठाई वगैरह बनानी हो तो शुद्ध चीज़ें मिलती थी। और आज जिनको व्यापार करना है उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो वे और बहुत तरह की खोए में मिलावट कर देते हैं, अरारोट की या मैदे की, ताकि उनकी मात्रा बढ़ जाए और उन्हें फ़ायदा मिले। लेकिन शुद्धता की कमी हो जाती है। ये 100% सही बात है कि आप अपने घर के दूध से अगर खोया बनाएं तो, और आप मार्केट से बाज़ार से अगर उन चीज़ों को खरीदें तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पैसे भी लगते हैं और चीज़ें भी शुद्ध नहीं मिलती। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अब बात हम करते हैं कि अब आजकल हम नौकरियों के लिए एक प्रदेश के लोग अन्य प्रदेशों में भटकते रहते हैं। उत्तर भारत के लोग आपको सारे तरफ दिख जाएंगे, दक्षिण भारत के लोग भी आपको समस्त प्रदेशों में मिल जाएंगे, बिहार के लोग आपको समस्त प्रदेशों में मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग आपको साउथ केरल तक भी मिल जाएंगे, केरल और दक्षिण भारत के लोग भी आपको उत्तर भारत में दिख जाएंगे। तो इसका बहुत बड़ा कारण नौकरी है कि नौकरी के लिए, स्थानांतरण के लिए, तबादले से हम ऐसे जुड़ गए हैं कि हमको पूरे देश में तबादला करके
रहना और जाना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में हमारा खान पान एक प्रदेश से उठ करके दूसरे प्रदेशों में चला जाता है। और फिर होता क्या है कि जब हमको ये लगता है कि हमें नौकरियों के अलावा भी हमारे पास समय है, तो उसी चीज़ को हम रोजगार के रूप में अपना लेते हैं। जैसे दक्षिण भारत का जो भोजन है, इडली डोसा, और ये लोगों द्वारा इतना प्रसिद्ध हो गया है कि आज इसकी स्थिति स्ट्रीट फूड में भी आ गई है। पहले लोग इसे बड़े स्थानों, रेस्टोरेंट या किसी के घर में ही खाते थे। आज लोग इसका पूरा तैयारी करके लाके ठेलों पर लगा लिए हैं और लोग बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें आपको ठेलों पर स्ट्रीट फूड में भी मिल जाएगी, तो उन्हें रोजगार भी मिला। तो देखिए, ये छोटी सी मिलीजुली संस्कृति ने कैसे एक लोगों को दूसरे प्रदेश तक, एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश तक पहुंचते जा रहे हैं, और खान पान का जो तौर तरीका है वो भी आपका एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खान पान की इस बदलती हुई तस्वीर का। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसके कारण खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश में पहुंचती हैं। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के डिब्बे खुलते हैं तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है। अब हम महानगरों की बात करें, और महानगरों में जो बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पर प्रत्येक प्रदेश से आकर रहने वाले लोग पढ़ते हैं। और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो उनके यहाँ खान पान का जो स्वरूप है वही उनके लंच बॉक्स यानी दोपहर के भोजन में आता है। और जब दोपहर के भोजन के समय प्रत्येक प्रदेश के बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं तो एक ही कक्षा में वे लंच भी करते हैं, और अपने अपने जब डिब्बों को खोलते हैं तो ये पता चलता है कि प्रत्येक प्रदेश की खुशबू वहाँ से आपको मिलती है। कैसे? क्योंकि हर घर के बच्चे अपने यहाँ बनने वाली चीज़ों को लाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे आपस में एक दूसरे को अपना भोजन शेयर करके, मिल बांट करके खाने लगते हैं, और उसका स्वाद मिलने पर वो अपने घरों में उन चीज़ों को बनवाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे एक प्रदेश की चीज़ें दूसरे प्रदेशों तक पहुंचना प्रारंभ हो गई, पहुंचती गई, और धीरे धीरे लोगों के द्वारा पसंद भी की जाने लगी। तो बहुत अच्छी बात है लोगों के द्वारा इस तरह से खान पान की विस्तृत संस्कृति, बदलती हुई संस्कृति की जगह हमें ये कहना चाहिए ये एक विस्तृत संस्कृति है कि हम अपने खान पान को भारत के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। हम तबादलों से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं, और हम अपने बच्चों के टिफ़िन में जो चीज़ें देते हैं उससे भी हमारे प्रदेश की खुशबू एक जगह इकट्ठी होती है, और सब बच्चे एक दूसरे के खान पान को खाना पसंद करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि उसे अपने घरों में बनवाना भी पसंद करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है। तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल जाते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बासी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई बातें हमारे समझ में आ जाएंगी।
अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। अब खान पान का तौर तरीका ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ की या हमारे हाथ से जो हम विशेष चीज़, अच्छी चीज़ बना सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि उस चीज़ को हम अपने दोस्तों में, अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस स्टाफ में, अपने कलीग्स में, अपने लोगों के बीच, सबके बीच हम बैठकर उसको खाएं, बनाएं, बनवा के लाएं और लोगों को बताएं कि ये चीज़ क्या है। तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर खान पान की रुचि बढ़ती है और वह रुचि आपके प्रदेश की सुगंध को लेके आती है। तो दोनों तरह से हम एक एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, यानी कि मनुष्य को यहाँ से एकता का पाठ भी पढ़ने को मिलता है। हम अपने खान पान से एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो बदलती संस्कृति को हम नई संस्कृति के रूप में भी मान सकते हैं, जान सकते हैं। और प्रचलन में आते ही ये सारी चीज़ें जो हैं आज लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही हैं। तो हर तरह से हम अपनी स्वादिष्ट चीज़ों को अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक पहुंचाकर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बनते हैं। और साथ ही साथ हमारी रुचि उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा, उनकी बोली, सब पर आकर टिक जाती है और हम उनसे खान पान से धीरे धीरे विशेष रूप से जुड़ने लगते हैं। तो खान पान की बदलती हुई तस्वीर जो रहती है वो खान पान की नई संस्कृति को जन्म देती है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि खान पान की इस बदलती हुई तस्वीर ने हमसे हमारे विशेष व्यंजनों को छीन लिया है, लेकिन उन विशेष व्यंजनों को छीनने के साथ साथ हमें नए विशेष व्यंजन दिए भी हैं। हमें उन विशेष व्यंजनों के माध्यम से लोगों के साथ हमारा मेल जोल बढ़ाया है, हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म दिया है और तो और हमारी तमाम असुविधाओं को भी कम किया है। कैसे कि जब हम अपने प्रदेश के भोजन को अन्य प्रदेश में जाकर ढूंढने लगे और वहाँ पर किसी तरह की सुविधा न मिले तो हमारा भोजन जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी कोने में जाकर किसी भी देश प्रदेश की चीज़ों को आसानी से उपलब्ध कर सकते हैं। वहाँ हर तरह के छोटे बड़े होटल, रेस्तरां, ढाबे सब चलते हैं जहाँ पर कि आप अपने खान पान की चीज़ों को उपलब्ध कर लेते हैं, मिल जाती हैं और आपको अपने प्रदेश की कमी भी नहीं खलती। तो ये हुई खान पान की बदलती हुई तस्वीर। तो इस तरह से इस खान पान की बदलती हुई तस्वीर ने हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सिखा दिया है। रहन सहन में परिवर्तन किया, बोली भाषा में परिवर्तन किया, तौर तरीकों में जीना सिखाया। कुछ चीज़ें हमारी ली तो बदले में हमें कुछ चीज़ें दी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपनी पुरानी संस्कृति को भूले तो हमें बदले में कुछ मिला नहीं। बदले में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। प्रेम मिला है, एकता मिली है, नए तरह के व्यंजन मिले हैं, नए तरह के रोजगार मिले हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बस जाते हैं और उनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं होता, तो उनके पास बहुत अच्छा सा साधन होता है पैसा कमाने का। मैंने बहुत जगह ये देखा है, मैंने यहाँ बनारस में भी देखा है, जहाँ कहीं हॉस्पिटल्स हैं, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो अस्पताल का क्षेत्र है, वहाँ दूर दराज क्षेत्रों से मरीज आते हैं, रोगी आते हैं। उनके पास
बहुत अड़चन होती है, खान पान के लिए कोई सुविधाएं नहीं होती, साथ में लाया हुआ भोजन 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो रोग का इलाज कराते कराते 5 स्टार होटलों से भोजन मंगाकर खाना खाते रहें। ऐसी स्थिति में उनका जीवन बहुत कठिन हो जाता है और वो अपने जीवन को आधारित कर देते हैं अस्पताल के पास आसपास के क्षेत्रों में मिलने वाली चीज़ों से। फल फूल और दूध खाकर भी 1-2 दिन बिताया जा सकता है। अनाज की जो आवश्यकता होती है वो बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उस बहुत बड़ी आवश्यकता के कारण फिर स्थिति ये होती है कि हमें अनाज के रूप में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने देखा है कि छोटी छोटी जगहों पर रोटी बनाकर, सब्जी बनाकर या बाटी चोखा बना करके अस्पतालों में आने वाले लोगों को पत्तलों में दे करके, इनका जो व्यापार है बहुत छोटे स्तर का होता है कि वो पत्तलों में आपको परोसेंगे और सड़क के किनारे किसी साफ सुथरी जगह पर बेंच वगैरह लगाकर आपको वो खाने को दे देंगे। आजकल तो लोग बफे सिस्टम में भी सड़क के किनारे खा लेते हैं। जहाँ कहीं भी स्ट्रीट फूड मिलते हैं वहाँ कोई बैठने की सुविधाएं नहीं होती, कोई बेंच नहीं होती, प्लेटों में चीज़ें मिलती हैं और लोग खड़े खड़े खा करके प्लेटों को रख देते हैं। तो ऐसे भी रोजगार मिलता है। तो होता क्या है कि संस्कृति ने लोगों की असुविधाओं को बहुत कम किया है। जैसे जैसे हमारा विस्तार, हमारा रहन सहन, हमारी सोच बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारी चीज़ों को भी बढ़ना पड़ा और हमारे खान पान को बढ़ना पड़ा ताकि हम हर परिस्थिति में अपनी चीज़ों को प्राप्त कर लें और अपना जीवन अच्छी तरह गुजार लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने आज जो इतना यहाँ तक का पाठ पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस पाठ के एक अंश को मैंने छोड़ा है जिसको मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी और इसलिए आप अपने पाठों पर आधारित प्रत्येक वीडियो को देखिए ताकि आपको असुविधा ना हो। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।